स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी आपको? यस सर। यस सर। चले लेक्चर नंबर 2। आज हम पढ़ेंगे स्केलेबिलिटी के बारे में। स्केलेबिलिटी क्या होती है, स्केलेबल आर्किटेक्चर्स, डोमेन ऑफ द स्केलेबिलिटी, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल स्केलेबिलिटी, और हम एक लॉ को देखेंगे, एम्डल्स लॉ। अच्छा, स्केलेबिलिटी। Scalability is the property of a system to handle a growing amount of work by adding resources to the system. अच्छा, हम जब कभी एक सॉफ्टवेयर सिस्टम बनाते हैं तो हम अपने जहन में एक ख़ास किस्म का वर्कलोड रखते हैं। हम अपने जहन में पहले ही सोच लेते हैं कि हमारे सॉफ्टवेयर सिस्टम को कितने यूजर्स एक टाइम पे यूज़ कर सकते हैं, हमारे सिस्टम पे वर्कलोड कितना हो सकता है। तो उसी लिहाज से हम अपना सॉफ्टवेयर भी डिज़ाइन करते हैं और उसका आर्किटेक्चर भी बनाते हैं। लेकिन जैसे जैसे हमारी अगर हमने कोई ऐप बनाई है वो फेमस हो जाती है तो उसको ज़्यादा यूजर्स इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। तो फिर यूजर्स के बढ़ने के साथ जब हमारे सिस्टम पे लोड बढ़ता है तो हमारे सिस्टम में ये कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो उस लोड को बर्दाश्त कर सके और वो क्रैश ना कर जाए। तो किसी भी सिस्टम की इस कैपेबिलिटी को कहते हैं स्केलेबिलिटी। और कोई भी सिस्टम जो स्केल इस कैपेबिलिटी को पूरा करता है उसको कहते हैं स्केलेबल सिस्टम। अब स्केलेबल आर्किटेक्चर, a scalable architecture is an architecture that can scale up to meet increased workload। ये वही बात है कि अगर हमने कोई सिस्टम डिजाइन किया है तो उसका वर्कलोड पहले थोड़ा था लेकिन अब वो सिस्टम फेमस हो गया है। जैसे कि उबर या क्रीम को ही देख लें, जब उन्होंने ये ऐप बनाई थी तो उन्होंने सोचा होगा रोज के कोई 1000-1500 लोग इसको इस्तेमाल कर लेंगे, लेकिन फिर ये इतनी मशहूर होगी कि अब दुनिया में हर हिस्से में ये इस्तेमाल हो रही है। तो उन्होंने शुरू में इतने ज़्यादा हैवी सिस्टम, हैवी सॉफ्टवेयर नहीं बनाया होगा और उसके सर्वर्स इतने हैवी नहीं होंगे, लेकिन फिर उसको जैसे जैसे नंबर ऑफ यूजर्स बढ़े, उबर और क्रीम वालों ने अपने सिस्टम को अपग्रेड किया, उनको स्केल अप किया। तो स्केल अप करने के बाद वो सिस्टम उसी तरह परफॉर्म करते रहे जिस तरह वो पहले परफॉर्म कर रहे थे। तो इसी खसूसियत को कहते हैं स्केलेबिलिटी। What to do when workload increases। अच्छा, हमने एक सिस्टम बना लिया, अब अगर उसका वर्कलोड इंक्रीज होता है तो हमारे पास क्या क्या ऑप्शन होते हैं, हम क्या क्या कर सकते हैं। ये काइंडली जरा अपना माइक बंद कर लीजिएगा। पहला ऑप्शन तो ये है कि ये माइक किसका चल रहा है, इसको म्यूट कर लीजिएगा। अच्छा, पहला ऑप्शन तो ये है कि हम अपने सिस्टम की कैपेबिलिटी को इंक्रीज कर दें। कैपेबिलिटी में आता है उसमें रैम कितनी लगी हुई है। अगर पहले 2 GB की रैम थी उसको 4 या 8 GB पे ले जाएं, या उसमें जो स्टोरेज डिवाइसेस हैं अगर वो 500 GB की हार्ड डिस्क है उसको हम बढ़ा लें। और दूसरा ऑप्शन होता है कि नंबर ऑफ सिस्टम्स को ही इंक्रीज कर दिया जाए। जैसा कि अगर हमारे पास पहले 5 सर्वर्स काम कर रहे थे तो उसको बढ़ा के 10 कर लिया जाए या 20 कर लिया जाए। तो ये 2 ऑप्शन होते हैं जिससे हम अपने सिस्टम को स्केलेबल बना सकते हैं। अच्छा, ये एक कंपनी है स्टैटिस्टा, ये बिग डाटा की कंपनी है। ये डाटा लेती है और उसको इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करती है, वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन। इन्होंने एक एनालिसिस किया था तो इन्होंने दिखाया कि 2004 में फेसबुक के 10 लाख थे एक्टिव यूजर्स, लेकिन अब 2019 में वो 2450 मिलियन हो गए। तो आप देख सकते हैं कि जब फेसबुक बनी होगी तो फेसबुक के जो इंजीनियर्स थे उन्होंने उसको थोड़े से लोगों के लिए डिज़ाइन किया था, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ उसके नंबर ऑफ यूजर्स भी बढ़ते रहे। इसका मतलब उसको ज़्यादा रिसोर्सेज चाहिए, उसको उसके सॉफ्टवेयर का आर्किटेक्चर इस तरह होना चाहिए कि वो इंक्रीजिंग वर्कलोड को डील कर सके। इसी तरह ये अमेजोन की मिसाल है। और इसके अलावा अगर आप लोगों के जहन में भी कोई आइडिया है, आप उसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो आप भी शुरू में पहले ऐसा सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर डिज़ाइन करेंगे जो थोड़े नंबर ऑफ वर्क लोड को मैनेज कर सकता हो, लेकिन वक्त के साथ साथ इसकी ज़रूरत होती है कि आप उसको अपडेट करते रहें
ताकि वो ज़्यादा यूजर्स को कैटर कर सके। अब व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ द स्केलेबिलिटी? स्केलेबिलिटी की कितनी टाइप्स हो सकती हैं? पहले नंबर पे आ जाती है एडमिनिस्ट्रेटिव स्केलेबिलिटी। देखें, जब हमारे सिस्टम पे वर्कलोड बढ़ता है तब हमें उस सिस्टम को मैनेज करने के लिए ज़्यादा इंजीनियर्स को हायर करना पड़ता है, ज़्यादा नेटवर्क इंजीनियर्स, ज़्यादा सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ हायर करना पड़ता है। तो अगर हम उस स्टाफ को हायर करने के काबिल होते हैं तो हम कहते हैं कि हमने एडमिनिस्ट्रेटिव स्केलेबिलिटी को हासिल किया हुआ है, हम इसको कोप कर सकते हैं। तो दूसरे नंबर पे आई थी है फंक्शनल स्टेबिलिटी, the ability to enhance the system by adding new functionality without disrupting existing activity। हमने एक सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किया है, उसमें चंद हमने फंक्शनैलिटीज़ डाली हुई हैं, लेकिन बाद में हमें पता चलता है कि इसमें एक फंक्शनैलिटी और ऐड कर देनी चाहिए, वो यूज़र्स के लिए बहुत ज़रूरी है। तो अगर उस फंक्शनैलिटी के ऐड करने से हमारा सिस्टम ब्रेक नहीं होता तो हम इसको कहते हैं कि हमारा सिस्टम फंक्शनली भी स्केलेबल है। ये नई फंक्शनैलिटी को ऐड भी कर सकता है या उसको रिमूव भी कर सकता है, इससे हमारा सिस्टम क्रैश नहीं करेगा। फिर तीसरे नंबर पे आ जाती है जोग्राफिकल स्केलेबिलिटी। जोग्राफिकल स्केलेबिलिटी का डायरेक्टली ताल्लुक होता है डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के साथ। ये वही बात है कि अगर हमारे जो सर्वर्स हैं या सिस्टम्स हैं वो पहले एक लोकल एरिया पे हमने रखे हुए हैं, लेकिन अब हम उनको एक्सपैंड करके पूरी दुनिया में शिफ्ट करना चाहते हैं, तो हमारा सिस्टम क्रैश नहीं करना चाहिए, हमारे सिस्टम को उसको सपोर्ट करना चाहिए। अगर हम इसको हासिल कर लेंगे हम कहेंगे हमारा सिस्टम जोग्राफिकल स्केलेबल है। अब लोड स्केलेबिलिटी, the ability for a distributed system to expand, contract to accommodate heavier or lighter loads, including the ease with which a system can be modified, added to accommodate changes load। इसका यही मतलब है कि शुरू में जब हम सिस्टम डिज़ाइन करते हैं वो एक खास किस्म के लोड को बर्दाश्त करने के लिए डिज़ाइन करते हैं, लेकिन जब उस पर लोड ज़्यादा बढ़ता है तो हमारा सिस्टम अगर इस काबिल है कि हम उसको एक्सपेंड कर सकें तो हम ये कहते हैं कि हमारे सिस्टम लोड स्केलेबल है। हमारे सिस्टम में कैपेबिलिटी है कि वो जितना मर्जी इसमें लोड डाल लो, जितना हमने एंटीसिपेट किया ये उसको मैनेज कर सकता है। फिर आ जाती है जनरेशन स्केलेबिलिटी। जनरेशन आपको पता है कि जिस तरह कंप्यूटर में आप बाजार जाते हैं लैपटॉप लेने, वो आपसे पूछता है सेकंड जनरेशन का लैपटॉप लेना है, थर्ड जनरेशन का लेना है। इसी तरह जब आप सॉफ्टवेयर कोई भी बनाते हैं तो 5 सालों बाद कंप्यूटर सिस्टम भी तरक्की कर जाते हैं, उनकी जनरेशन में तब्दीली आ जाती है, तब आप उस अपने जो कंप्यूटर सिस्टम है उसको अपडेट करते हैं, उसकी जनरेशन में तब्दीली लाते हैं। तो हमारा सिस्टम जब हमें जनरेशन बदलते हैं उसके बाद क्रैश नहीं करना चाहिए, इसको हम कहते हैं कि जनरेशन स्केलेबिलिटी है। अच्छा, हेटेरोजेनस स्केलेबिलिटी, इट इज द एबिलिटी टू अडॉप्ट कंपोनेंट्स फ्रॉम डिफरेंट वेंडर्स। हेटेरोजेनेसी से क्या मुराद है? हेटेरोजेनेसी का मतलब होता है कि डिफरेंट कंपनीज, जिस तरह एक सीपीयू है इंटेल का और एक सीपीयू है एटम कंपनी का, अब वो दोनों सीपीयू अगर हम एक ही सिस्टम के अंदर लाएं और वो आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर सकें, इसको हम कहते हैं हेटेरोजेनिस। ये हेटेरोजेनस सिस्टम है, ये क्रैश नहीं होता, ये मुख्तलिफ कंपनीज के कंपोनेंट लगाने के बावजूद भी वही फंक्शनैलिटी देता है जो ये पहले दे रहा था। अच्छा, अगर किसी का अब तक जो पढ़ाया इसमें कोई सवाल हो तो वो पूछ सकता है। चलें हम फिर आगे। वेंडर क्या होता है? वेंडर होता है कंपनी। जिस तरह लैपटॉप है एचपी का, तो मैं कहूँगा इस लैपटॉप का वेंडर है एचपी। इसको हम एक और तरीके से देख सकते हैं, जैसे हमारे पास एंड्रॉयड फ़ोन होता है उस पर हम iOS की एप्स नहीं चला सकते क्योंकि ये डिफरेंट वेंडर्स हैं। मतलब ये स्केलेबल नहीं है हेटेरोजेनियस के लिहाज से। इसको हम इस तरह भी दे सकते हैं। अगर हम अपने फ़ोन को देखें, अगर आपके पास एप्पल है या कोई और फ़ोन है, गूगल का एंड्रॉयड है। सर ये जनरेशन और हेटेरोजेनियस से एक दफ़ा रिपीट कर दें। जनरेशन का तो आपको पता है, आप अपने पीसी यूज़ करते हैं, आपको पता है आपका लैपटॉप कौन सी जनरेशन का है। तो जब आप अपना सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करते हैं
तो वो एक खास हार्डवेयर पे चल रहा होता है। फर्ज करें आपने 2004 में कोई कंपनी बनाई जिस तरह फेसबुक है, तो उस वक्त जो कंप्यूटर्स थे 2020 में अब वो कंप्यूटर नहीं है। तो 2004 से लेकर 2020 के दरमियान प्रोसेसर्स ने तरक्की की, हार्डवेयर ने तरक्की की। तो सॉफ्टवेयर तो उन्होंने फेसबुक का पहले लिख दिया था, लेकिन वो सॉफ्टवेयर उन्होंने ऐसे लिखा था कि अगर अंडरलाइंग हार्डवेयर भी बदल दिया जाए वो सॉफ्टवेयर क्रैश नहीं होगा, उसको भी वो मॉडिफाई कर सकते हैं। और इस कैपेबिलिटी को कहते हैं जनरेशनल स्केलेबिलिटी। स्केलेबिलिटी जैसे हमने इसकी डेफिनेशन देखी है कि भाई वो किसी भी किस्म के चेंज को, किसी भी किस्म के वर्कलोड को मैनेज कर सकता है। ठीक हो गया? अब हम चलें आगे। यस सर। चलते हैं। अच्छा, स्केलेबिलिटी दो किस्म की होती है, एक को कहते हैं हॉरिजेंटल और एक को कहते हैं वर्टिकल। पहले हम देख लेते हैं व्हाट इज हॉरिजेंटल स्केलेबिलिटी। Scaling horizontally means adding more nodes to a system, such as adding a new computer to a distributed software application. अच्छा, हमने एक सॉफ्टवेयर डिजाइन किया, ये वाला। तो हमने ये डिजाइन किया था कि इसको सिर्फ एक यूजर ही एक टाइम पे इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन हमारी वो एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर मशहूर हो गया, ज़्यादा नंबर ऑफ यूजर्स उसको इस्तेमाल करने लग पड़े। पहले ये एक यूज़र था, फिर वो हो गए 3। तो अब हमारा ये एक सिस्टम इन 3 यूजर्स को हैंडल नहीं कर सकता था। तो हमने क्या किया, हमने पहले हमारा एक सर्वर था, हमने इसको बढ़ा के 2, इसकी तादाद बढ़ा दी, 2 कर दी। तो इसको हम कहते हैं हॉरिजेंटल स्केलेबिलिटी, जिसमें हम नंबर ऑफ कंप्यूटर सिस्टम्स को बढ़ा देते हैं। ये जैसे कि लिखा हुआ है टू एडिंग मोर नोड्स, जिसमें हम नंबर ऑफ नोड्स का मतलब है हमारे कंप्यूटर सिस्टम्स को बढ़ा देते हैं। इसको हम कहते हैं हॉरिजेंटल स्केलेबिलिटी। और नंबर ऑफ नोड्स बढ़ाने से क्या फायदा होता है, हमारे रिसोर्सेज ज्यादा हो जाते हैं। इसमें यही मिसाल दी हुई है सर्वर्स की। अगर एक वेबसाइट है, पहले उस पर पर डे 500 यूजर्स आते थे, फिर वो 5000 हो गए, तो हम अपने नंबर ऑफ सर्वर्स को बढ़ा देंगे। अच्छा, हॉरिजेंटल स्केलिंग को स्केल आउट भी कहते हैं और स्केल इन भी कहते हैं। स्केल आउट का मतलब है अगर हमारे सिस्टम पे वर्कलोड बढ़ रहा है तो हम अपने रिसोर्सेज को इंक्रीज कर देंगे, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि हमारे जो सर्वर्स हैं उन पे वर्कलोड बढ़ने की बजाय कम हो जाए। तो उस सूरत में हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे पास ऑप्शन होगा हम अपने सर्वर्स को कम कर दें, ताकि हमारा खर्चा भी बच जाए और हमारे जो दूसरे बिजली के एक्सपेंसेस हैं वो भी कम हो जाए। इसको हम कहते हैं स्केल इन। स्केल आउट का मतलब है बढ़ाना और स्केल इन का मतलब है कम करना। ओके हो गया? जैसा कि हम अपने रिसोर्सेज अगर कम करेंगे ये है स्केल इन, और अगर हम बढ़ाएंगे ये है स्केल आउट। अच्छा, दूसरे नंबर पे आ जाती है वर्टिकल स्केलिंग। हॉरिजॉन्टल स्केलिंग में क्या था, हम नंबर ऑफ कंप्यूटर सिस्टम को बढ़ा रहे थे टू कैटर दी मोर वर्कलोड। और वर्टिकल स्केलिंग में क्या होता है, हम नंबर ऑफ कंप्यूटर सिस्टम नहीं बढ़ाते, हम अपने एग्जिस्टिंग जो कंप्यूटर होते हैं उसकी कैपेबिलिटी को बढ़ाते हैं। फर्स्ट करें, अगर हमारा सर्वर था, उस पे नंबर ऑफ रिक्वेस्ट ज़्यादा आ रही हैं, तो हम सेकंड सर्वर ऐड करने की बजाय हम उस सर्वर की मेमोरी को इंक्रीज कर देते हैं। उसकी जो अगर प्रोसेसर i3 है उसको i7 प्रोसेसर लगा देते हैं। उसके अंदर हार्ड डिस्क अगर 500 GB की है वो हम 2000 GB की लगा देते हैं। इसको हम कहते हैं वर्टिकल स्केलिंग। और ये भी दो किस्म की होती है, इसको हम स्केल अप भी कहते हैं, स्केल डाउन भी कहते हैं। स्केल अप का मतलब है अपनी हार्डवेयर की कैपेबिलिटी को बढ़ा देना अगर वर्कलोड ज्यादा हो रहा है, और स्केल डाउन का मतलब है अगर वर्कलोड कम हो रहा है तो अपनी हार्डवेयर कैपेबिलिटी को कम कर देना। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि शुरू में हमारा ये सर्वर था, इसके 1 GB रैम थी। जब उस पर वर्कलोड बढ़ा तो हमने नंबर ऑफ सर्वर्स नहीं बढ़ाए बल्कि हमने इसकी कैपेबिलिटी बढ़ा दी। अब हमने उसकी रैम कर दी 2 GB, और उसमें पहले एक CPU था, हमने इसमें 2 CPU लगा दिए। इसी तरह ये हमारा जो
ये हमारा जो वर्कलोड फिर बढ़ा, हमने इसकी रैम बंद कर दी 8 GB। और स्केल अप का मतलब है कैपेबिलिटी बढ़ाना, और स्केल डाउन का मतलब है अगर हमारे वर्कलोड कम हो रहा है हम इसकी कैपेबिलिटीज को कम भी कर सकते हैं, उसको कहते हैं स्केल डाउन। ये एक ग्राफिकल वे में समझाने की कोशिश की है। हॉरिजॉन्टल स्केलिंग नंबर ऑफ नोड्स को ज़्यादा कर दो, और वर्टिकल स्केलिंग है आपके पास एक ही नोड है उसकी कैपेबिलिटी को बढ़ा दो। अच्छा, इज एवरीथिंग इज क्लियर टिल नाउ? एनीवन? यस सर। चलिए। अच्छा, विच स्केलिंग मॉडल इज मोर सुटेबल इन टूडेज वर्ल्ड? आज की दुनिया में कौन सा स्केलिंग मॉडल ज़्यादा पॉपुलर है या उसको इस्तेमाल किया जाता है? पहले हम एक देखते हैं कि देयर इज अ लीनियर कोरिलेशन बिटवीन नंबर ऑफ कंप्यूटर्स एंड परफॉर्मेंस। इसका क्या मतलब है कि अगर हम नंबर ऑफ कंप्यूटर्स को बढ़ाते जाएं एक खास काम करने के लिए, तो हमारी परफॉर्मेंस भी बढ़ती जाती है। मतलब एक काम अगर एक कंप्यूटर 5 मिनट में कर रहा है, अगर हम कंप्यूटर की तादाद को डबल कर दें तो वही काम वो दोनों मिलके 2.5 मिनट में करेंगे। मतलब जैसे जैसे नंबर ऑफ कंप्यूटर्स को बढ़ाएंगे हमारी परफॉर्मेंस अच्छी होती जाएगी। एक चीज़ ये, और वक्त बढ़ने के साथ साथ जो कंप्यूटर्स हैं ना उनकी प्राइस भी कम होती गई। जैसे आपको पता है पहले पेंटियम 1 कंप्यूटर 1 लाख का आता था, अब आप i7 भी 60-70 हज़ार में खरीद सकते हैं, बल्कि मे भी 50 हज़ार में भी आ जाए। मतलब कंप्यूटर सिस्टम की कंप्यूटर वक्त के साथ साथ सस्ते होते जा रहे हैं और उनकी पावर्स भी इंक्रीज होती जा रही है। तो ये जो दो फैक्टर है ना, ये इस चीज़ को सपोर्ट करते हैं कि हम हॉरिजॉन्टल स्केलिंग को यूज़ करें। गूगल, अमेजोन, फेसबुक, ये सारे ग्रिड कंप्यूटिंग की तरफ जा रहे हैं, ये हॉरिजॉन्टल स्केलिंग को यूज़ करते हैं। जैसा कि इनके डाटा सेंटर्स में लाखों कंप्यूटर सिस्टम, लाखों सर्वर्स पड़े होते हैं। ये चाहते तो एक ही सर्वर होता या 10-12 सर्वर होते हैं, उनकी कैपेबिलिटीज को बढ़ाते रहते, लेकिन देखा ये गया है कि अगर हम नंबर ऑफ कंप्यूटर ज़्यादा होंगे तो वो सुपर कंप्यूटर से भी तेज़ काम कर सकता है। इसलिए हॉरिजॉन्टल स्केलिंग आजकल ज़्यादा फेवरेबल समझी जाती है। अब फैक्टर्स प्रमोटिंग हॉरिजॉन्टल स्केलिंग, वो कौन से फैक्टर हैं जो हॉरिजॉन्टल स्केलिंग को यूज़ करने के लिए प्रमोट करते हैं? पहला तो ये है, प्राइसेस ऑफ कमोडिटी कंप्यूटर्स आर गोइंग डाउन। कि कंप्यूटर सस्ते होते जा रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा कंप्यूटर खरीदना आसान हो गया है। तो कंप्यूटर्स को इनहांस करने की बजाय जो वेंडर्स, जो कंपनीज होती हैं, वो ज़्यादा नंबर ऑफ कंप्यूटर आसानी से खरीदना पसंद करती हैं। पावर ऑफ कमोडिटी कंप्यूटर्स आर गोइंग अप। कमोडिटी का मतलब है आम यूज़ होने वाले कंप्यूटर। आम यूज़ होने वाले कंप्यूटर की पावर्स भी दिन ब दिन अच्छी होती जा रही है, इसलिए आसान है कि वो डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग की तरफ जाएँ, ज़्यादा कंप्यूटर्स को एक काम के लिए इस्तेमाल करें। इसके अलावा अवेलेबिलिटी ऑफ हाई परफॉर्मेंस इंटरकनेक्शन। इंटरकनेक्शन का मतलब है नेटवर्किंग। मतलब कि कंप्यूटर सिस्टम को अब नेटवर्क्स के ज़रिए आसानी से कनेक्ट किया जा सकता है। जैसे आपने सुना होगा फाइबर ऑप्टिक्स, ये हाई हाई स्पीड नेटवर्क्स होते हैं। तो ये भी इस चीज़ को फेवर करते हैं कि हॉरिजॉन्टल स्केलिंग को यूज़ किया जाए, और वो हो भी रही है। अच्छा, अब स्केलिंग जब होती है तो उसके लिए हमें स्पेशल सॉफ्टवेयर यूज़ करने पड़ते हैं। आपने इसका नाम सुना हुआ है, हेडूप? हेडूप एक सॉफ्टवेयर है जो बिग डाटा सिस्टम्स को चलाने के लिए इस्तेमाल करती हैं बड़ी बड़ी कंपनियां। इसी तरह मोंगोडीबी भी एक सॉफ्टवेयर है। ये बड़े हाईली कम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर होते हैं। तो जो डाटा सेंटर्स होते हैं वो इसको इस्तेमाल करते हैं अपने थाउजेंड ऑफ कंप्यूटर्स को मैनेज करने के लिए, ताकि वो हमें सर्व कर सकें। यहाँ जैसे यही बताया गया है कि जब हमारा सिस्टम स्केल अप होता है उसके लिए स्पेशलिस्ट सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है। वो सॉफ्टवेयर बड़े कम्प्लेक्स भी हो सकते हैं, तो और वो बड़े एक्सपेंसिव भी होते हैं। उनके लिए हमें इंजीनियर्स की ज़रूरत होती है, और इसके अलावा मतलब प्रोग्रामिंग भी उस इस तरह हमें कम्प्लेक्स करनी पड़ती है। अच्छा, ये समरी है स्केलेबिलिटी की। स्केलेबिलिटी हम दो तरीक़ों से अचीव कर सकते हैं, या तो हम हॉरिजॉन्टल स्केलिंग कर सकते हैं या वर्टिकल।
लेकिन चूंकि कंप्यूटर सस्ते होते जा रहे हैं, उनकी पावर्स भी इंक्रीज हो रही है, तो आजकल हॉरिजॉन्टल स्केलिंग आपको देखने में मिलेगी, चाहे वो जो मर्जी कंपनी हो। आप गूगल पे जाए, आप सर्च कर सकते हैं, जो डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर पे यूज करके अपने बिजनेसेस को रन कर रही है। किसी का कोई सवाल हो तो वो पूछ ले। नो सर, कोई क्वेश्चन नहीं। अच्छा, अब हम पढ़ेंगे एम्दल्स लॉ। Amdahl's law is a formula which gives the theoretical speed up in latency of the execution of a task at fixed workload that can be expected of a system whose resources are improved. ये लॉ है ना, बेसिकली हमें ये लॉ ना पैरेलल जो प्रोग्रामिंग होता है ना, जैसा कि हमने पढ़ा पैरेलल कंप्यूटिंग का क्या फ़ायदा है। इससे ये फ़ायदा है कि हम एक प्रोग्राम को मुख्तलिफ टुकड़ों में डिवाइड करके मल्टीपल सीपीयूज पे रन कर सकते हैं, और इस तरह हमारे उस प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्पीड ज़्यादा हो जाती है। लेकिन ये लॉ हमें ये बताता है कि अगर हम अपने सीपीयूज की तादाद को बढ़ाते जाएं, तो ये ज़रूरी नहीं कि हमारा प्रोग्राम उसी तरह वो स्पीड अप हो जाएगा। एक खास ऐसा वक्त आएगा कि हम अपने सीपीयूज की तादाद को जितना मर्जी इंक्रीज कर लें, उसकी स्पीड और ज़्यादा इंक्रीज नहीं हो सकती, वो वहाँ जाके रुक जाएगा। ये लॉ इस साइंटिस्ट ने पेश किया था, एम्दल्स ने, इन 1967 ड्यूरिंग अ कॉन्फ्रेंस। अच्छा, this law is used in parallel computing to predict the theoretical speed up when using multiple processors. ये वही बात है जो मैंने आपको बताई है कि हम अपने रिसोर्सेज को बढ़ाते जाएं इसी लालच में कि हमारी स्पीड बढ़ती जाएगी। स्पीड तो बढ़ेगी, लेकिन एक खास टाइम के बाद वो बढ़ना खत्म हो जाएगी। पहले यही समझा जाता था कि रिसोर्सेज बढ़ाओ और स्पीड बढ़ जाएगी, लेकिन इसने आके ये थ्योरी दी थी कि एक वक्त के बाद वो रुक जाएगी। मिसाल के तौर पे, इफ़ अ प्रोग्राम needs 20 hours to complete using a single thread but a 1 hour portion of the program cannot be parallelized. एक प्रोग्राम है, अगर उसको चलने के लिए 20 घंटे चाहिए, लेकिन उसका जो 1 घंटे का पोर्शन है ना, उसकी 1 घंटे की इंस्ट्रक्शंस, उसको हम टुकड़ों में डिवाइड नहीं कर सकते, जबकि जो है ना बाकी 19 घंटे उसको हम टुकड़ों में डिवाइड करके उसके थ्रेड्स बना के डिफरेंट सीपीयूज में चला सकते हैं। तो उसका जो है ना 95% जो पोर्शन है उसको हम पैरेललाइज कर सकते हैं, जबकि 5% पोर्शन उसका पैरेललाइज नहीं हो सकता। तभी ये क्या कहता है, देन रिगार्डलेस ऑफ हाउ मेनी थ्रेड्स आर डिवोटेड टू अ पैरेललाइज एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम, द मिनिमम एग्जीक्यूशन टाइम कैन नॉट एक्सीड लेस देन 1 आवर। ठीक है, वो कह रहा है कि हम जितना मर्जी सीपीयूज की तादाद को बढ़ा लें, जितनी मर्जी मल्टी थ्रेडिंग यूज कर लें, लेकिन वो मिनिमम उस प्रोग्राम को चलने के लिए 1 घंटा लगेगा ही लगेगा, क्योंकि उसका जो 1 घंटे का पोर्शन है उसको हम पैरेललाइज कर नहीं सकते। ये मैं बात आपको इस तरह समझाता हूँ। अगर हमारे पास इंस्ट्रक्शन है num1 बराबर है a प्लस b और num2 बराबर है c प्लस d, हमारे पास ये दो इंस्ट्रक्शंस हैं। अब हम इन इंस्ट्रक्शंस को दो अलग-अलग सीपीयू पे रन कर सकते हैं। अलग-अलग सीपीयू पे हम इसको रन कर सकते हैं। बच्चे अभी भी आ रहे हैं। मतलब जो है a प्लस बी को हम एक सीपीयू पे चला सकते हैं और c प्लस डी को हम दूसरे सीपीयू पे चला सकते हैं, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है। लेकिन अगर ये होता num2 बराबर है num1 प्लस बी, अगर ये ऐसे होता तो हम ये इंस्ट्रक्शंस पकड़ते, इसको एक सीपीयू पे चलाते, लेकिन जब ये इंस्ट्रक्शन पकड़ते इसको एट अ टाइम हम पैरेलल दूसरे सीपीयू पे चला नहीं सकते थे,
क्योंकि ये इंस्ट्रक्शन डिपेंड करती है इसके ऊपर। जब तक num1 की वैल्यू कैलकुलेट नहीं होगी जो हमने यहाँ पे यूज करनी है, हम इस इंस्ट्रक्शन को रन नहीं कर सकते। मतलब अगर ये ऐसे होता तब ये तो हम इसको हम पैरेलल चला सकते थे, लेकिन अगर ये ऐसे है और ऐसे है तो हम इसको पैरेलल चला नहीं सकते। तो ये इसका बोटलनेक है, इसकी लिमिटेशन है। तो यहाँ पे भी ये बताया गया है कि प्रोग्राम का कुछ हिस्सा ऐसा होता है जिसको हम पैरेलल नहीं चला सकते, और वो हिस्सा उस प्रोग्राम की स्पीड को लिमिट कर देता है। हम जितना मर्जी रिसोर्सेज को इंक्रीज कर दें, कम से कम वो उतना टाइम लेगा ही लेगा जो हिस्सा उसका पैरेलल नहीं हो सकता। तो इस लॉ की समझ आइए। आपको अगर कोई कंफ्यूजन है तो पूछ ले। मेरी आवाज आ रही है कि मैं ऐसे बोल रहा हूँ, कोई है भी कि नहीं? सर आ रही सर आ है रही। ठीक है सर ये रिपीट कर रहे हैं, पीछे से रिपीट कर। आप जरा पूछें कि क्या रिपीट करूं। मतलब आपको क्या समझ नहीं आई? सर ये ला शुरू से। शुरू से? सर ये ला रिपीट कर रहे हैं। अच्छा ठीक है। हमने पढ़ा था पैरेलल कंप्यूटिंग में अगर हम नंबर ऑफ सीपीयूज को बढ़ाते जाएं और अपने प्रोग्राम को छोटे छोटे थ्रेड्स में तोड़ के हर थ्रेड को एक एक सीपीयू पे रन करें तो हमारे प्रोग्राम की स्पीड बढ़ जाती है। हमने ऐसा पढ़ा था ना। तो इससे तो थ्योरेटिकली ये नतीजा निकलता है कि अन्य सीपीयू बढ़ा दो और प्रोग्राम बहुत जल्दी एग्जीक्यूट हो जाएगा। लेकिन अहमदल्स लॉ हमें ये कहता है कि आप जितना मर्जी सीपीयूज को इंक्रीज कर लें, एक ऐसी लिमिटेशन भी है, अगर वो लिमिटेशन उस प्रोग्राम में पाई जाती है तो वो प्रोग्राम एक खास हद तक तो स्पीड अप होगा, लेकिन उस लिमिट पे पहुंचने के बाद उसकी स्पीड बनना खत्म हो जाएगी। ये लॉ हमें ये बता रहा है। तो यहाँ पे उसने मिसाल दी है, अगर हमारा एक प्रोग्राम है वो 20 घंटे लेता है चलने के लिए, लेकिन उसके जो है ना 19 घंटे का पोर्शन उसको तो हम पैरेललाइज कर सकते हैं। 19 घंटे बनते हैं उसका 95% पार्ट, लेकिन उसका जो 5% पार्ट है ना जो है 1 घंटा, उसको हम टुकड़ों में तोड़ नहीं सकते क्योंकि वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। तो ये प्रोग्राम चलने में कम से कम 1 घंटा तो लेगा ही लेगा, चाहे हम जितने मर्जी नंबर ऑफ सीपीयूज बढ़ा दें। मतलब उसको चलने के लिए मिनिमम 1 घंटा लगेगा ही लगेगा। उसकी स्पीड हम 1 घंटे से कम नहीं कर सकते, 1 घंटा लगना ही लगना है। ये हमें ये बता रहा है इन सिंपल वर्ड। ओके सर। जैसा कि ये इसका कैलकुलेट करने का फार्मूला है, यहाँ पे जो है एस इज द स्पीड अप ऑफ द पार्ट ऑफ द टास्क दैट बेनिफिट्स फ्रॉम इम्प्रूव्ड सिस्टम रिसोर्सेज। एस से मुराद है कि अगर हम अपने रिसोर्सेज को इंक्रीज करेंगे तो वो प्रोग्राम कितने % तेजी से चलेगा। और P इज द proportion ऑफ एग्जीक्यूशन टाइम दैट द पार्ट बेनिफिटिंग फ्रॉम इम्प्रूव्ड रिसोर्सेज ओरिजिनली ऑक्यूपाइड। P से मुराद है कि हमारे प्रोग्राम का वो हिस्सा जिसको हम पैरेललाइज कर सकते हैं, और S से मुराद है कि उसकी स्पीड कितनी बढ़ेगी। ये इसका फार्मूला है। ये मैं यहाँ पे एक एग्जांपल है, इससे आपको उम्मीद है कि बातें क्लियर हो जाएंगी। If 30% of the execution time may be the subject of a speed up, P will be 0.3। ये कह रहा है कि अगर एक प्रोग्राम है उसका 30% पार्ट हम पैरेललाइज कर सकते हैं, if the improvement makes the effective part twice as fast, S will be 2। अगर हम अपने नंबर ऑफ रिसोर्सेज को इंक्रीज करें तो हमारी जो स्पीड है वो 2% इंक्रीज हो जाएगी। This last state that the overall speed up of applying the improvement will be। अच्छा, ये कह रहा है कि हमारे प्रोग्राम का 30% जो हिस्सा है वो पैरेलाइज हो सकता है। यहाँ पे हमने 30% की वैल्यू पुट कर दी P की जगह, और ये कह रहा है जो हमारी स्पीड है ना एक्सपेक्टेड कि हम जब नंबर ऑफ रिसोर्सेज बढ़ाएंगे वो 2 टाइम्स बढ़ेगी। ये वैल्यू है S की, यहाँ पे हमने S की वैल्यू पुट कर दी। तो जो हमें एम्स ला के मुताबिक हमारा प्रोग्राम कितना तेज होगा उसकी वैल्यू होती है 1.18। मतलब
1.1% हमारा प्रोग्राम पहले की निस्बत तेज चलेगा। इससे इस प्रोग्राम को कोई गज़ नहीं हम इसको 1 CPU दें, 5 CPU दें या 1000 CPU दें। ये इसकी लिमिटेशन है कि ये 1.18% से ज़्यादा तेज चल नहीं सकता अपने शुरू वाली जब इसको 1 CPU पे चलाना था। दिस इज ऑल अबाउट दिस लॉ। क्लियर है आप सबको ये? यस सर। सर लेक्चर अपलोड कर देना आप। हाँ, लेक्चर रिकॉर्ड भी हो रहा है, इसका लिंक भी मैं आपको सेंड कर दूंगा और स्लाइड्स भी अपलोड कर दूंगा। मेरे ख्याल से जूम का टाइम भी पूरा होने वाला है, अभी आया था कि 10 मिनट बाद बंद हो जाएगा। ये समरी है, हमने आज क्या पढ़ा? स्केलेबिलिटी, आर्किटेक्चर, एम10 लॉ। चलिए आज का लेक्चर तो यहाँ पे कंक्लूड होता है। अच्छा, इवनिंग वाले बच्चे हैं ना यहाँ पे? यस सर। यस सर। अच्छा, मैंने आप लोगों से एक बात करनी थी। आप लोगों का बुध वाले दिन 9 से 11 बजे कोई होता है लेक्चर? नो नो सर। सर। यस के नो? 2 बजे आई थी। नो नो। सर नो। सही है। तो अगर हम बुध को क्योंकि मैंने मॉर्निंग वालों का भी करना होता है 9 से 11 बजे, तो मुझे 1-2 घंटे बाद दोबारा से मतलब आप लोगों को देना पड़ता है। अगर आप इसको आसान समझे, मतलब किसी को कोई पर्सनल प्रॉब्लम ना हो, तो क्या आप बुध वाले दिन इसको 9 से 11 बजे कर सकते हैं परमानेंट? यस सर, कर लें। इसका फायदा आपको भी होगा क्योंकि सुबह सुबह फारिग हो जाएंगे, आप भी अपने काम कीजिएगा, मैं भी अपने काम करूंगा। यस सर, कर लें। यस सर, सुबह 9 बजे ही कर लें। तो किसी को कोई इशू अगर हुआ तो वो ग्रुप में डिस्कस कर सकता है या सीआर के साथ कर सकता है। यस सर, आपको क्लास से डिस्कशन करके ना आपको बता देंगे ग्रुप में। वैसे 9 बजे का टाइम ठीक है। हाँ जी ठीक है, क्योंकि मैंने देखा था टाइम टेबल में ना किसी का क्लैश नहीं आ रहा था। और आज मॉर्निंग वालों को मैंने 2 बजे इसलिए लिया है क्योंकि फिर 2 बजे इवनिंग का भी था, लेकिन मॉर्निंग का था 1 बजे, तो वो फिर एक साथ ही कंक्लूड होता है। ऑनलाइन का कुछ तो बंदा फायदा उठाए, अगर ऑन कैंपस हो वो तो फिर जाना ही पड़ता है। यस सर, ये ठीक है। ठीक हो गया। और उस दिन जो बाकी सर है वो आपको अलग-अलग 2 लेक्चर देते हैं कि एक ही लेक्चर में सब कुछ कंक्लूड कर देते हैं? लेक्चर लेते हैं बाकी भी। सॉरी मुझे आवाज नहीं आई, डिस्टॉर्ट हो रही थी। सर डिपेंड करता है, कोई एक में करा देते हैं, कोई 2 में करा देते हैं। अच्छा, ये भी सही है। ठीक, चले आप लोग ना चैट पे लिख दिया करें प्रेजेंट। आफ्टर द लेक्चर मैं फिर वो अपने पास किसी कॉपी में लिख दिया करूँगा अटेंडेंस को। फिर मैंने अभी खुद जीसी से यूनिवर्सिटी से पूछना है कि इसको उनको कैसे करना है, अपडेट कैसे करना है कि स्टूडेंट की अटेंडेंस कितनी है। एक दफ़ा मैं इसको अपने पास किसी कॉपी पे लिखता रहता हूँ। आप लोगों ने चैट में जस्ट लिख दिया प्रेजेंट, तो मैं उधर से आप लोगों के नाम देख लिया करूँगा। चलें, किसी का कोई और सवाल तो सर नहीं? वो हाँ जी। अटेंडेंस तो वो पोर्टल पे अपलोड कर देते हैं टीचर सारे, आपको पोर्टल में मिल जाएगा, आप अपलोड कर दीजिएगा। हाँ जी जी, मैं पूछ लूँगा, अपने कोलीग से भी पूछूंगा, तो वो तो मुझे बता देंगे फिर। सर इस सब्जेक्ट में